रायपुर गांव में मीता अपने दो बेटों के साथ रहती थी। मीता की शादी एक बहुत बड़े सेठ के साथ हुई थी। सेठ तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इतना पैसा छोड़कर गया जिससे उसकी 3-4 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सके। और ऐसा हो भी रहा था, क्योंकि अपने पति की मौत के बाद मीता पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मौज में चल रही थी। क्योंकि जब सेठ जिंदा था तो एक एक पैसे को बड़ी समझदारी से खर्च करता, लेकिन अब सेठ के मरने के बाद मीता को कोई कहने सुनने वाला नहीं बचा था। इधर उसके दोनों बेटे करण और रोहन भी अपनी माँ की तरह ही निकले, जिन्हें पैसे कमाना तो बहुत बड़ी बात थी। वो तो बस दिन रात मौज मस्ती करते। दोनों भाई पूरी रात बस शराब पीते और सोते रहते। अरे करण, उठ जा, कब तक सोएगा? मुनीम जी आए हैं, जरा उनसे मिल ले एक बार उनसे बात कर ले। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? करण, तुम घर के बड़े बेटे हो, अगर तुम ही काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? लाख कोशिश करने के बाद भी करण नहीं उठता। उसके बाद मीता छोटे बेटे को उठाने की कोशिश करती है। अरे रोहन, तू ही उठ जा, जरा एक बार मुनीम जी से बात कर ले। माँ, परेशान मत करो, और अभी मैं काम वाम नहीं करने वाला। अभी मेरी उम्र ही क्या है, पहले तो मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। काम के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अब तुम जाओ यहाँ से माँ, मुझे सोने दो। दोनों के दोनों पता नहीं किस पर गए हैं, बस पूरी रात शराब पीना और पूरा दिन सोना। मैं तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं मेरे नसीब में ऐसी औलाद क्यों लिखी थी। मीता अपने बेटों की इस हालत की जिम्मेदार खुद थी। उसने ही कभी उन दोनों को ना पैसे की कीमत समझाई और ना ही काम की कोई कीमत समझाई। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। मीता के बेटों की शादी की उम्र हो जाती है और वो अपने बेटों के लिए कोई अच्छे और अमीर घर की लड़की चाहती है, जिसके पास उससे भी ज्यादा पैसा हो। पर बाप कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, अगर बेटे काम नहीं करेंगे, अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे, तो कोई रिश्ता भी नहीं लेगा। यही हाल मीता के बेटों के साथ भी हो रहा था। पंडित जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे अपने लड़कों के लिए पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की चाहिए। उनके परिवार का रुतबा कम से कम हमारे जितना तो हो। अगर ऐसे रिश्ते हो आपके पास तो बताओ। अरे सेठानी जी, बुरा तो बहुत लग रहा है ये बात कहते हुए, पर क्या करूं, आज कहना ही पड़ेगा। कहां से लाऊं ऐसे बड़े बड़े घर के रिश्ते? तुम्हारे दोनों बेटों के कारनामे पूरे शहर को पता है। कोई अपनी बेटियों की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। जिससे भी जाकर कहता हूँ सब कह देते हैं, ऐसे आवारों से कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे, मुझे तो अच्छे घर की लड़कियां चाहिए, वरना किसी और पंडित को बोलती हूँ। अगर आपके पास ऐसे रिश्ते नहीं है तो मना कर दो आप मुझे। पूरा 1 साल बीत गया, पर पंडित जी को करण और रोहन के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। सेठानी जी, मैंने तो बहुत हाथ पैर जोड़ कर देख लिए, पर तुम्हारे अनमोल रतन के लिए कोई शादी की बात करने के तैयार नहीं होता। अब तो बस एक ही रास्ता है, किसी गरीब घर की लड़की से अपने बड़े बेटे की शादी कर दो। अगर उसकी उम्र निकल गई तो छोटा भी कुंवारा रह जाएगा। गरीब घर की बेटी आएगी तो तुम्हारे घर का सारा काम भी करेगी, और तुम्हें तो पता है तुम्हारे बेटे कितने होनहार हैं। कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं रुकने वाली 2 दिन से भी ज्यादा। लेकिन गरीब घर की बेटी पूरी उम्र तुम्हारी सेवा करेगी और ना कभी उल्टा जवाब देगी। सेठानी जी, फैसला आपको करना है। मुझे तो जो कहना था मैंने तो कह दिया, और मैं तो वैसे भी आपके भले की बोल रहा हूँ। चलो, अगर कोई सुंदर सी लड़की नजर आए तो बताना हमें, हम करण की शादी उसी से कर देंगे। पंडित जी, लड़की समझदार होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी भी लड़की को हमारे पल्ले से बंधवा दो। फिर क्या होना था,
कुछ ही दिनों में करण की शादी गरीब घर की बेटी श्वेता के साथ हो जाती है। श्वेता का रंग रूप तो जानो बिल्कुल देवी की तरह था और वो घर का सारा काम बड़े अच्छे से करती, लेकिन मीता हमेशा उस पर अपनी अमीरी का रौब बनाकर रहती। एक दिन जब मीता खाना खाने के लिए आई तब उसने श्वेता को आवाज लगाई। श्वेता, कहाँ मर गई है? अब तक मेरे लिए खाना नहीं आया। रसोई में ही सो गई है क्या? श्वेता रसोई घर में काम कर रही थी, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है और वो आकर कहती है, माँ जी मुझे माफ करें, मैं खाना लाने में देर हो गई। ये खाना है? हमारे घर के नौकर भी ना खाएं इसको। इस खाने को बनाने में तुझे देर हुई है। हमारा खानदानी घर है, तेरी तरह कोई भिखमंगों का नहीं है जहां एक वक्त का खाना भी नसीब ना होता हो। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। एक बहू मिली, वो भी निकम्मी। जा यहां से, मेरे सामने खड़ी होकर सर में दर्द मत कर। माँ जी, मैं आज के बाद वो ही खाना बनाऊंगी जो आपको पसंद हो। श्वेता आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है और जाकर अपना काम करने लग जाती है। इतना कुछ कहने के बाद भी श्वेता अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती। श्वेता अपने कमरे में बैठी करण का इंतजार कर रही होती है। रात के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक करण घर नहीं आया। श्वेता को उसकी फिक्र होती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वह सारी रात केवल शराब पीने में गुजारता है। करण का इंतजार करते करते श्वेता की आंख कब लग जाती ये खुद श्वेता को भी पता नहीं चलता। फिर जब सुबह को उसका पति घर आता तो श्वेता उससे रोज पूछती कि आप पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन करण उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता। श्वेता रसोई घर में आकर काम करने लग जाती है और अपने आप से कहती है, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना कोई मेरी कदर करता है, ना ही मेरे काम की कोई कदर करता है। मुझे तो बस नौकरानी समझकर बस काम ही बताते रहते हैं। हे भगवान, मुझसे ऐसे कौन से पाप हुए जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब सोचते हुए श्वेता काम कर रही होती है। तभी उसे मीता आवाज लगाती है और कहती है, ए लड़की, कहाँ मर गई? आज मेरी बहुत पुरानी सहेली आने वाली है। जल्दी से उनके लिए कम से कम 5-6 तरह के पकवान बना, और हाँ, उनके सामने मेरी नाक मत कटवा देना। माँ जी, मैं इतना खाना बना तो दूंगी, पर जल्दी से नहीं बना पाऊंगी। मुझे नहीं पता कैसे बनाएगी। अगर आज तेरी वजह से मेरी नाक कटी तो मैं तुझे इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। अब तू देख कैसे करना है, क्या करना है। अब जाकर काम कर, यहाँ मेरे सामने खड़ी मत रह। श्वेता जल्दी से काम में लग जाती है और किसी तरह मेहमानों के आने से पहले सारा खाना बना देती है, लेकिन गलती से उससे सारे खाने में मिर्च ज़्यादा डल जाती है, जिस बात का उसे खुद भी पता नहीं होता। जब मीता की सहेली घर आती हैं तो श्वेता सारा खाना जाकर मेज पर रख देती है। मीता, ये इतना सारा खाना तेरी बहू ने बनाया है, देखे तो कैसा बना है। नई बहू के हाथ का स्वाद तो देखे जरा। जैसे ही वे खाना खाने लगती हैं, तीखा होने के कारण उनका मुंह जल जाता है और वे तुरंत खाना बंद कर देती हैं और मीता से कहती हैं, मीता, ऐसा ही तीखा खाना खिलाना था क्या तुझे हमें? पहले तो बहू इतने गरीब घर की ले आई, ऊपर से तमीज भी नहीं सिखाई। कम से कम खाना बनाने की तमीज तो सिखा देती तू ही। मीता के मेहमानों की बात सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, मुझे पता नहीं चला। मैं अभी दूसरा खाना बनाकर लाती हूँ। तेरे कारण आज मेरी नाक कटी है। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तेरे कारण मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। अब तो मैं तुझे एक भी दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद हर बात का ख्याल रखूंगी। माँ जी, मुझे घर से मत निकालो,
मीता उसे ताने देकर वहां से जाने को कह देती है और श्वेता अपने कमरे में आकर रोने लग जाती है। श्वेता की जिंदगी तो नर्क बन ही रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पंडित जी रोहन के लिए एक रिश्ता लेकर घर आते हैं और आकर मीता को रोहन के लिए रिश्ता बताते हैं। कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।